हेलो एक्सपीरियंस, वेलकम टू आईलीड आईएएस। आप सभी ने कभी न कभी वेद, वेदांग, उपनिषद एवं पुराणों के बारे में जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने पढ़ाई की होगी। लेकिन अगर एक प्रश्न पूछा जाए, क्या हम इन सबके बीच के इंटर रिलेशन को जानते हैं? हाउ दे ऑल आर इंटर रिलेटिव टू ईच अदर, कैसे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं ये, या इन जिस पर्सपेक्टिव में लिखे गए हैं वो हमें समझ आ रहा है? So, this session is going to be helpful in understanding the entirely different perspective for these ancient Indian scriptures. Like we have the Ved, the Vedang, the Upanishad and Puran. इन चारों को हम एक नए नजरिए से समझने का प्रयत्न करेंगे। So let's start the session. Ancient Indian scripture, a journey through wisdom. जनरली आप जब भी इनके बारे में सुनोगे तो कहा जाता है कि ज्ञान के भंडार है। कौन सा ज्ञान, किस तरह का ज्ञान, तो उस पर हम थोड़ी आज चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वेद, जिन्हें कहते हैं फाउंडेशन ऑफ हिंदू थॉट, जहां से वैदिक संस्कृत और वही वैदिक संस्कृत जो आज मानने वाले लोग हैं उन्हीं को हिंदू कहा जाता है। एक तरह से भारत की जो बड़ी जनसंख्या है वही लोग जो वैदिक संस्कृत को मानते हैं। कौन सा, क्या ऐसा वेदों में है जिसको मान रहे हैं, क्या ऐसी चीज है? तो देखिए, 4 वेद हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 हैं। सबकी अपनी कुछ स्पेसिफिक चीज होगी, सब अपने आप में विशिष्ट होंगे। क्या होंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब बात आती है ऋग्वेद की, ऋग्वेद, तो देखो ऋग्वेद सिंपली यहां जब देखोगे तो क्या लिखा हुआ मिल जाएगा। ऋग्वेद है क्या? हाइम्स प्रेजिंग डेटीज फॉर्मिंग द कोर ऑफ वैदिक लिटरेचर। हाँ, बिल्कुल वैदिक काल के साहित्य है। किस चीज के बारे में? साहित्य किसी चीज के बारे में तो होगा। नॉर्मली आप साहित्य देखते हो, साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण होता है। इट इज मिरर टू सोसाइटी। तो ये भी कहीं ना कहीं ऋग्वेद भी वैदिक काल के सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में बताता है। डिस्कस अबाउट सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस लाइफ ऑफ वैदिक एरा, कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। भाई, राजा था, राजा चुना हुआ होता था या वंशानुगत होता था। राजा को सहायता करने के लिए 4 तरह की व्यवस्था थी: सभा, समिति, विदत और परिषद। वो कैसे काम करते थे? टैक्स टैक्स कैसे लगता था, राजा को टैक्स कैसे मिलता था, वर्ण व्यवस्था जो सामाजिक व्यवस्था थी, सब कुछ। इवन वी कैन ऐड ऑल्सो इकोनॉमिक लाइफ, वॉट एवर वी कैन थिंक अबाउट वैदिक एरा, इट ऑल कवर्ड अंडर ऋग्वेद। ओके। और फिर सामवेद का, 10 मंडल, 10 पुस्तकों से मिलकर बनाया, 10 मंडल जिन्हें कहते हैं, 10 पुस्तक है। तो सामवेद पे चर्चा करते हैं। सामवेद में जब भी कहीं पढ़ोगे, मेलोडिक जो मंत्र हैं, जो ऋचाएं हैं ऋग्वेद की, उन्हीं को गाया गया है। और इसलिए आप जनरली देखोगे कि सामवेद को कहा जाता है, सामवेद इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, फादर ऑफ इंडियन क्लासिक। जो भारत में सरगम है, सा रे गा मा पा धा नी, वो यहीं से आता है, सामवेद से आता है। ओके सर, ये समझ में आ गया। एक तरह से गायन कैसे करना है ऋग्वेद की ऋचाओं का, उस पे बात हुई। ओके। फिर आता है यजुर्वेद, कंटेंस रिचुअल्स एंड सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज फॉर सेरेमनी। आज भी जो पंचांग होता है, आज भी पंचांग देखो, यजुर्वेद के 2 हिस्से थे, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। आज भी पंचांग जो बनता है, जिसे सारे व्रत त्योहार तय किए जाते हैं, सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं भारत में, वो सब यहीं से गवर्न होते हैं। यजुर्वेद का जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, वो यहीं से, आज भी जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो भारतीय कैलेंडर में चलता है, वो यहीं से गवर्न होता है। फिर आता है अथर्ववेद। नॉर्मली बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि यही 3 जो हैं, दे आर रिटन इन द वैदिक एरा, इसलिए इन्हें वेद त्रयी भी कहीं कहीं कहा जाता है, इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। ये माना जाता है कि बाद में, अथर्ववेद को बाद में लिखा गया था, जहां आपको एवरीडे स्पेल्स, चार्म्स, फिलोसफिकल हाइम्स फॉर डेली लाइफ, जादू टोना, जंतर मंतर, इन सब पे बात होती है। इसलिए क्योंकि एक इसमें कहीं एक जगह उल्लेख मिलता है कि इसमें एक जगह कामना की गई है कि महाजनपद में, मगध में खासकर महामारी फैल जाए, इस तरह की बात मिलती है। इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये बाद में लिखा गया है। ठीक है, तो ये 3 मेन है, ये भी इसी से जुड़ता है बाद में। इसी का उपवेद जो है उसे हम कहते हैं आयुर्वेद कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इलाज, ये सारी चीजें भी यहां से आती है। दिस इज ऑल अबाउट वेद। वेद क्या हो गए? 4 वेद,
पहला ऋग्वेद सबसे प्राचीन, जो प्रमुखता क्या कर रहा है, उस समय के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन का उल्लेख कर रहा है। सामवेद उसी की कुछ ऋचाओं को, उसी कुछ मंत्रों को गाया गया। कौन सी धार्मिक अनुष्ठान किस तरह से किए जाएंगे, हाउ द रिलीजियस सेरेमनी विल टेक प्लेस, रिचुअल्स कैसे फॉलो होंगे, वो सब हुआ। और अथर्ववेद में डे टू डे लाइफ की, जादू टोना, बीमारी का इलाज, ये सारी चीज इसमें आती है। दिस इज ऑल अबाउट वेद। अब बात होती है वेद के बाद क्या हुआ। देखो, वेद आर लिव रिटन इन वेरी टिपिकल लैंग्वेज। अब देखो, इसमें भी एक बड़ा, कुछ लोगों को होगा वेदा, नो इट्स नॉट वेदा, इट्स वेद एंड इट विल रिमेन वेद। वेदा क्या होता है भाई, वेद है, शब्द वेद है, इट्स नॉट वेदा, वेद है। तो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की बात हो गई। अब यहां से जब आगे बढ़े तो ये लिखे गए बड़े क्लिष्ट भाषा, बहुत टिपिकल लैंग्वेज में लिखा गया, जो सबके लिए समझना बड़ा कठिन था। जिन सेजेस ने, जिन ऋषियों ने लिखा, वो तो लिख के चले गए, आगे की जनरेशन इसको कैसे पढ़ेगी, सबको उस भाषा का ज्ञान नहीं था। तो इसको इजिली समझा जा सके, समझने के लिए लिखा गया वेदांग, द 6 ऑक्सिलरी साइंसेस। बेसिकली ये 6 जो वेदांग लिखे गए, इनका कुल उद्देश्य ये था कि इन्हें पढ़िए, फिर आप वेद पढ़ना शुरू करिए। जैसे सिंपल, आप कोई भी भाषा पढ़ते हो, कोई भी भाषा पढ़ रहे हो, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, कोई भी, संस्कृत की तैयारी कर रहे, लिटरेचर है, तो पहले उसका व्याकरण पढ़ाया जाता है। तो वैसे वेदों की भाषा हमें लगता है संस्कृत है, और संस्कृत नहीं है, वो अलग ही, वैदिक संस्कृत को कहते हैं, वो अलग भाषा है। तो उसको उच्चारण कैसे, एक एक शब्द का उच्चारण, फोनेटिक्स जिसे कहते हैं, उच्चारण कैसे होगा, व्याकरण क्या होगा, ये सारी चीजें ये 6 जगह पे लिखा गया। पहला इसे कहते हैं शिक्षा। शिक्षा किसे, फोनेटिक्स फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वैदिक मंत्र। देखो, जितने मंत्र हैं, दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी, उनमें एनर्जी होती है, और वो तभी आप फील कर पाओगे जब उसी तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बहुत महत्व रखता है संस्कृत में, उच्चारण बहुत महत्व रखता है। तो इसलिए फोनेटिक्स पे एक पूरी पुस्तक लिखी गई कि इनको पढ़ना, जब शब्द को उच्चारण करेंगे कैसे करेंगे। फिर आया कल्प, किस समय कौन से वेद के हिस्से को पढ़ना सही होगा, कौन सी सेरेमनी कब हो करनी चाहिए, इस पे बात हुई। फिर आया व्याकरण, ग्रामर फॉर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट। फिर वही बात, भाई किसी भी भाषा को समझना है तो पहले उसका ग्रामर समझना होगा। देन इट कम्स निरुक्त, एटिमोलॉजी, कौन सा शब्द कहां से आया, कौन सा शब्द, मैट्रिक्स, किस तरह से पढ़ा, वो कहां जाके किसको खत्म करना है, कहां से फिर दूसरी बात स्टार्ट होगी, इस पे चर्चा हुई है। ज्योतिष, अब ज्योतिष क्या है भाई, पूरा ज्योतिष में चर्चा की गई कि किस, अब एक देखो, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर कल्प और ज्योतिष में डिफरेंस क्या। कल्प बताता है रूल्स, कौन से किस तरह से करने, ज्योतिष बताता है समय, कि किस समय पर किसका उच्चारण, संध्या मंत्र है, या कोई भोर का मंत्र है जिसको डॉन कहते हैं, वो सारी चीज, सुबह का मंत्र है, दोपहर का मंत्र है, शाम का मंत्र, भोजन के पहले क्या है, भोजन के बाद क्या है, ये सारी चीजें उच्चारण, वो कहां से, कल्प से। और किस महीने, कब, कहां, किन नक्षत्रों की स्थिति, वो बताता है ज्योतिष। क्या पर्पस था वेदांग लिखने का, मैंने पहले डिस्कस किया, मेंटेन एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ वैदिक टेक्स्ट। आज भी अगर किसी को वेद के बारे में अध्ययन करना है तो पहले उन्हें वेदांग पढ़ा जाता है, पहले वेदांग पढ़िए फिर वेद पढ़ेंगे। तो दिस इज हाउ इट इज, द वेद एंड वेदांग। अब बात करते हैं उपनिषद। देखो, उपनिषद शब्द का ही अर्थ होता है उपनिषद, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ और गुरु के समीप आकर पढ़ो। क्या पढ़ते थे लोग, वेद पढ़ते थे। उपनिषद का मतलब होता है वेद, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। किस चीज का अध्ययन, वेद का अध्ययन। अब चूंकि वेद लिख दिए गए, वेदांग लिख दिए गए, तो वेदों को पढ़ना आसान हो गया, और जब वेदों को पढ़ना आसान हुआ तो वेदों की व्याख्या की गई, एक्सप्लेन किया गया, एंड दैट एक्सप्लेनेशन इज नोन एज उपनिषद, उन्हीं को कहते हैं उपनिषद। ये संस्कृत में लिखे गए जिससे कि आम जनता को भी वेदों का ज्ञान हो पाए। दे आर बेसिकली, द उपनिषद्स आर बेसिकली एक्सप्लेनेशन, दे आर बेसिकली explanation of वेद। क्या है, फिलोसफिकल टेक्स्ट एक्सप्लोरिंग द मिस्टिकल एसेंस ऑफ द वेदा। और इसीलिए उपनिषद को बहुत बार फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी भी कहा जाता है। जो हमारा एक थॉट प्रोसेस, जो भारत का पूरा एक दर्शन है,
जो पूरा एक दर्शन है, जो कबीर तक आता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधी भूखा न जाए। ये सब कुछ जो एक फिलॉसफी हमारी, ये सब कुछ कहां से आता है? उपनिषदों से ही आता है। तो फिर फोकस शिफ्ट फ्रॉम रिचुअल टू फिलोसफिकल कंटेम्पलेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान की बात करता है। पहले खुद के बारे में जान लो, दुनिया संसार के बारे में अपने आप जान जाओगे। अपने बारे में कैसे जाने? कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस आइडिया ऑफ कर्म, मोक्ष, ब्रह्मन, सोल, वननेस। भाई देखो, बहुत बेसिक सी जो बात होती है, जब वैदिक फिलॉसफी की बात आती है या इनकी बात आती है क्या कहते हैं उपनिषदों की, तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं देखो भाई, बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है कि भाई एक देयर इज अ एटर्नल पावर, देयर इज अ एटर्नल पावर विच इज नोन एज ब्राह्मण या ब्रह्म जिसे कहते हैं। यहां से एक कण बाहर निकलता है, एक पार्टिकल बाहर निकलता है जिसे कहते हैं आत्मा। ये आत्मन आत्मन या आत्मा, ये आत्मा क्या होती है? यहां यहां इस दुनिया में आके जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण जीवन मरण के चक्कर में फंस जाती है, और ये आत्मा लगातार चाहती है इसको ब्रेक करके मिक्स हो जाना, इसमें जाके विलय हो जाना। उसी को कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है मोक्ष, उसे कहते हैं मोक्ष। अब यहीं पर दो तरह के कॉन्सेप्ट है, द्वैत अद्वैत की बात आती है। क्या है द्वैत अद्वैत? एक विलीन हो जाएगी, आपका खुद में कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, अद्वैत। और एक कहेगा नहीं, आप जब जाके मिलोगे तो आपका खुद में भी अस्तित्व रहेगा। इसको ऐसे समझिए, सागर का जल, उसमें एक बूंद जल और मिल गया, आप समाप्त हो गए। एक हरे रंग का वृक्ष और हरे रंग का तोता, छिप तो जाओगे लेकिन रहोगे तोता ही। ये होता है द्वैत। ये कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें आती कहां से आती हैं? सब कुछ आता है कहां से? उपनिषदों से। तो जो ये व्याख्या है, इंडियन वर्जन ऑफ थॉट प्रोसेस है, ये सब आता है उपनिषदों से, जिनकी संख्या है कुल 108। अब सोचो वेदों में कितना नॉलेज है कि जब उनको एक्सप्लेन किया गया तो 108 पुस्तकें, और इतनी ही नहीं, 7-8 और लिखी गई हैं, 7-8 और लिखी गई जिन्हें कहते हैं आरण्यक, विच आर नोन एज आरण्यक कहते हैं उन्हें, आरण्यक कहते हैं, आरण्यक कहते हैं, जिनको फॉरेस्ट बुक भी कहा जाता है। आरण्य मतलब होता है जंगल। ये जब और ज्यादा वेदों को पढ़ा गया और डिटेल में गए, जंगल में बैठ के बिल्कुल सुनसाने वेद पढ़ रहे, समझ में अरे यार ये भी बात थी, ये भी बात थी, जो उपनिषदों में लिखना भूल गए। इसीलिए कभी कभी जब देखो आरण्यक के बारे में पढ़ोगे तो लिखा होगा दे आर अपेंडिक्स टू उपनिषद, दे आर अपेंडिक्स टू उपनिषद। ये उपनिषदों के परिशिष्ट हैं, उपनिषदों में नहीं लिखा, 7 से है। तो these are the उपनिषद, बेसिकली क्या? एक्सप्लेनेशन ऑफ वेद, द फादर ऑफ इंडियन फिलॉसफी। फिर कुछ उपनिषद छांदोग एक्सप्लोर द नेचर ऑफ ब्रह्म एंड द सेल्फ, वही बताया किस तरह से हम और ब्रह्म जुड़े हुए हैं। बृहदारण्यक डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा रिलेशन टू ब्राह्मण। कथा, कई सारी कठोपनिषद इसे कहते हैं, इसमें कई सारी कथाओं के माध्यम से हमें तरह तरह की जानकारी दी जाती है। मांडुपनिषद, हायर एंड लोअर नॉलेज, उच्चतम ज्ञान क्या है, निम्नतम ज्ञान क्या है, मध्यम ज्ञान क्या है। इन पे मैं अलग से लेक्चर्स लूंगा। अभी मैं अगर इनके एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। हम छोटे छोटे सेशन रखेंगे, हर एक मुद्दे को डिटेल में देखेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे ऐसे मुद्दों के बारे में। देन पुराण पे बात आती है। देखो है क्या, अब अगर उपनिषदों और पुराणों का टाइम फ्रेम देखोगे तो इसके टाइम फ्रेम में लगभग आपको 1000-1500 साल का अंतर मिलेगा। पुराण मुख्यतः लिखे कब गए हैं? पुराण लिखे गए हैं गुप्त के टाइम में। होता क्या, देखो भारत में ये परंपरा रही है, और ये कहीं ना कहीं एक कमी भी कह लीजिए इसको, या ये विशेषता कह लीजिए, कि हम 300, 400, 500 सालों में, 1000 सालों में बोर हो जाते हैं। हमें नई तरह की व्यवस्था चाहिए होती है, और इसीलिए जिसको सनातन धर्म कह लीजिए, वैदिक धर्म कह लीजिए, इतना लंबा चल भी रहा है। हमें हर 300, 400, 500 साल पे कुछ नया चाहिए होता है, नयापन चाहिए होता है। क्योंकि वैदिक काल के बाद जब बुद्धिज्म का उत्थान हुआ, जब ये बढ़ा, तो फिर कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति के प्रति लोगों का झुकाव कम होता चला गया। फिर जब गुप्त एम्पायर इमर्ज करे, जब गुप्त एम्पायर का उत्थान होगा, उसको कहते हैं राइज ऑफ भागवतिज्म, भागवत धर्म का पुनरुत्थान। और उस समय फिर से लोगों को वापस लाने के लिए सनातन धर्म की और वैदिक संस्कृति की ओर जो नई रचनाएं की गई, नई पुराण मतलब होता है पुराण, 18 पुराण है, कि नए तरीके से हम पुराने कॉन्सेप्ट्स को रखें सबके सामने, और फिर से लोग इधर की ओर लौटें। दे आर द पुराण। भाई यहां पर एक बहुत बेहतरीन, जब
पूरा जो विष्णु के दशावतार बताया जा रहा है, सोचो कितना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन विष्णु के दशावतार, वो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ है भाई। पहला अवतार वहां मत्स्य अवतार है, और इधर देखोगे मानव की उत्पत्ति या जीवन की उत्पत्ति कहां हुई है, जल में हुई है। दूसरा अवतार कच्छप अवतार, इधर उभयचर, फिर वो पूरा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उसको नए फ्लेवर में लोगों के सामने रखा गया कि फिर से लोग इधर की ओर आए इन द गुप्ता पीरियड। तो ये पुराण डेफिनेशन, एंशिएंट इंडिया फोकसिंग ऑन मिथ्स, कॉस्मोलॉजी एंड जीनियोलॉजी। अभी जीनियोलॉजी किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन, मेक्स स्पिरिचुअल टीचिंग एक्सेसिबल थ्रू स्टोरीज एंड लेजेंड। यहां कहानियों के माध्यम से हमारे सामने, जैसे जब कहीं अगर आप लोगों ने भागवत पुराण कथा सुनी होगी, शुरुआत जहां से होती है और शुरू की 2 लाइनें बताऊं तो आप कहोगे हाँ यही बात तो हो रही है। कहते हैं विष्णु है, विष्णु ने अपने नाभि से कमल खिलाया, फिर उस पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा की जब उत्पत्ति हुई तो सोचने लगे मैं कहां से आ गया, तो उसी कमल में उतरने लगे। कहा जाता कई हजार साल उतरते रहे, फिर कहीं नहीं पहुंचे, फिर वापस आके ध्यान लगाया। और जब बिग बैंग थ्योरी आई, बिग बैंग थ्योरी ने भी यही कहा कि जब बिग बैंग हुआ था उसके बाद एक बहुत बड़ा समय था जब डार्क फेज था, कुछ भी नहीं था, देयर वाज डार्कनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वही कहीं ना कहीं जब भागवत पुराण में कह रहे हैं, जब वो उसमें नली में उतर रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं, वही डार्क फेज है। लेकिन है क्या, इसी को जब स्टोरीज के माध्यम से समझाया गया उसे कहते हैं दे आर कॉल्ड पुराण। कंटेंट 18 मेजर है, जिसमें से विष्णु, शिव, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, कई सारे हैं। इंटरकनेक्शन, अब इंटरकनेक्शन कैसे, वेद कोर नॉलेज है, इनको पढ़ने के लिए वेदांग, वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग, वेदांग समझ में आया तो उसको एक्सप्लेन कर दिए वेदों को, उपनिषद, जो उपनिषदों में नहीं लिख पाए आरण्यक, और फिर से लगभग 1000-1500 साल बाद जब रिवाइवल हुआ इन चीजों का तो है पुराण, जिनको स्टोरी फॉर्मेट में चीजें हमारे सामने रखी गई, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा फिर वापस आकर्षित हो। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स हम डिस्कशन लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।